Hello, good morning, student. Today I am going to discuss the physiology of urine formation. यानी हम आज जानेंगे कि हमारे बॉडी में यूरिन जो होता है कैसे बनता है। ये आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है, किडनी के नेफ्रॉन में होता है। लेकिन नेफ्रॉन में कैसे होता है, इसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम जानेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। अगर जो यूरिन की बात करें तो यूरिन जो होता है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स और बहुत सारे जो है वेस्ट कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड से निकलते हैं। ब्लड में जो इम्प्योरिटी होती है उससे निकलते हैं और वो नेफ्रॉन में आके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये हमारे ब्लड से यूरिन को बनाने के लिए किडनी जो होती है वो सिंपल वर्क नहीं करती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। तो उसको हम जानेंगे और उसके कितने प्रोसेस होते हैं। बेसिकली जो है यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला जो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा जो होता है सिक्रीशन। अब हम यहाँ थोड़ा सा जानेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है और किसको बोलते हैं। तो इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, यूरिन कहाँ से बनता है हमारे बॉडी में। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज होती हैं, जो सेल्स के द्वारा मेटाबॉलिज्म के द्वारा बना हुआ रहता है, इम्प्योरिटीज होते हैं वो, और हमारे ब्लड में जो वाटर होते हैं वो दोनों मिलके किडनी के नेफ्रॉन में आते हैं और नेफ्रॉन के साथ मिलके वो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका अफरेंट आर्ट्रियोल है, यानी आर्टरी का पार्ट होता है जो कि बोवेन कैप्सूल में आके मिलता है। बोवेन कैप्सूल में नेफ्रॉन के बोवेन कैप्सूल में आके मिलता है और नेफ्रॉन से ही आगे निकलता है जो इफरेंट आर्ट्रियोल जिसको बोलते हैं, वो नेफ्रॉन के वेरियस पार्ट पे कनेक्टेड होता है। वहीं से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है। तो पहला चीज़ जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बोवेन कैप्सूल में होता है। जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कन्वोलेटेड प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल एंड लूप ऑफ हेनले में होता है जो कि नेफ्रॉन का पार्ट होता है। नॉर्मल बात करें कि रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब कि जो भी वेस्ट फिल्टर हो गए हैं नेफ्रॉन में हैं वो फिर से हमारे ब्लड में चले जाते हैं, हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल में चले जाते हैं। उसके बाद जो होते हैं बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक एजेंट होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन में बोवेन कैप्सूल में फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो वो रीअब्जॉर्ब होके फिर से वो वापस रेनल ट्यूबुल में या नेफ्रॉन में आ जाते हैं जो कि बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला हम जानते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो बोवेन कैप्सूल में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से H2O, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और यूरिक एसिड एंड वेरियस साल्ट जो होते हैं वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर जब हम फिल्ट्रेट की बात करें कि कौन कौन से साल्ट जो होते हैं, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल फिल्ट्रेट होते हैं, तो नॉर्मली जो 3 नैनोमीटर से कम का जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो इजीली फिल्टर्ड हो जाता है क्योंकि जो फिल्टर का पोर होता है वो मिनिमम 3 से 5 mm डायमीटर का होता है और जो 3 से 5 mm नैनोमीटर डायमीटर के बीच में होता है वो थोड़ा सा पास होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन 5 नैनोमीटर डायमीटर से अगर जो ज़्यादा है, जैसे कि ब्लड के पार्टिकल्स आते हैं, ब्लड सेल्स आते हैं, वो इस फिल्ट्रेशन के द्वारा पास नहीं हो पाते हैं और ये जो इम्प्योरिटीज होती है, जो वाटर होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो पास हो जाते हैं बोवेन कैप्सूल के थ्रू प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल में नेफ्रॉन के, और वो आगे बढ़ते जाते हैं।
अगर हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करें तो 3 मेम्ब्रेन होते हैं, जिसमें कि पहला जो होता है वो होता है फेनेस्ट्रेट ग्लोमुलर कैपिलरी एंडोथेलियल सेल, जो कि आउटर मेम्ब्रेन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये कैपिलरी एंडोथेलियल भी बोलते हैं इसको। दूसरा जो होता है बेसल लेमिना होता है। जो पहला होता है उसका जो पोर होता है वो लगभग 70 to 100 नैनोमीटर का होता है। दूसरा जो होता है वो होता है बेसल लेमिना, यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हैं, बेसल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। तो इसका स्पोर जो होता है वो 8 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तीसरा जो होता है वो होता है पोडोसाइट लेयर बोलते हैं, जिसको हम फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोलते हैं। तो ये लास्ट लेयर होता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, और ये लगभग 6 से 7 नैनोमीटर से कम होता है। अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें कि फिल्ट्रेट कौन कौन से फिल्ट्रेट जो होता है फिल्ट्रेशन के थ्रू आगे बढ़ता है ग्लोमेरुल में, तो वो होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड एंड यूरिया। जनरली इसका जो डायमीटर होता है वो 5 नैनोमीटर से कम होता है। चलिए अगर जो फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो फिल्ट्रेशन रेट उसको बोलते हैं कि कितना लिक्विड जो होता है पर मिनट नेफ्रॉन जो होता है वो फिल्टर कर देता है। तो वो लगभग 125 ml पर मिनट कर देता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे में 7500 ml होता है, और 1 डे में 180 लीटर होता है। लेकिन क्या हमारे बॉडी से 180 लीटर वाटर निकलता है बाहर? अगर जो नहीं निकलता है तो ये क्यों होता है, ये किसके वजह से होता है? क्योंकि जो लिक्विड फिल्ट्रेट हुआ रहता है उसका 99% जो पार्ट होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है फिर से, यानी ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। ठीक है, जिसको हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिर से नेफ्रॉन से ब्लड में चला जाता है, उसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसमें बेसिकली कौन कौन से होते हैं? वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, एंड अदर न्यूट्रिएंट होते हैं, एंड सोडियम होते हैं, और वेरियस टाइप के आयंस होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे नेफ्रॉन के वेरियस पार्ट पे होता है, जैसे कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे, लूप ऑफ हेनले पे, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे एंड कलेक्टिंग डक्ट पे। लगभग 180 लीटर का 99% जो पार्ट होता है वो फिर से पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू फिर से वापस हमारे ब्लड में चला जाता है। इसी के कारण जो होता है 180 लीटर जो होता है यूरिन हमारा डेली नहीं होता है। अगर जो हम बात करें कि रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कि अगर जो आप सोडियम ज़्यादा ले लिए हैं, सोडियम आयन जो होता है वो अगर जो ज़्यादा ले लिए हैं तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में कम हो जाता है। यानी आपने सोडियम ज़्यादा ले लिया है, सोडियम ज़्यादा खा लिया है, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन यानी ब्लड में वो ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है, ज़्यादा हमारे नेफ्रॉन में ही जाता है, जिसके कारण वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी की बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। अगर हम बात करें कि क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, तो पहला जो होता है किडनी का जो पार्ट होता है, पहला पार्ट जो होता है वो होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो होते हैं, वहाँ पे लगभग 15% फास्फेट जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी 15% फास्फेट जो होता है वो हमारे ब्लड में चला जाता है। उसके बाद थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने पे सोडियम 25% रीअब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम 20% रीअब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम जो होता है 25% रीअब्जॉर्ब होता है, और मैग्नीशियम जो होता है वो 60% रीअब्जॉर्ब होता है। जैसे रीअब्जॉर्प्शन के बाद बचा हुआ मटेरियल, बचा हुआ वेस्ट जैसे आगे बढ़ता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे, तो वहाँ पे जो सोडियम होता है 5%
रीअब्जॉर्ब होता है कैल्शियम 8%, मैग्नीशियम 5% और H2O और यूरिया जो होता है वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे जो वेस्ट होते हैं उसमें कितना है। इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि सोडियम 3% और H2O और यूरिया जो होता है वो वेरिएबल होता है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट के पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, सोडियम, कैल्शियम और H2O और यूरिया। तो ये ओवरऑल अगर जो हम बात करें कि रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे नेफ्रॉन से, किडनी के नेफ्रॉन से ब्लड में जाने का जो प्रोसेस होता है उसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आगे चलते हैं। सिक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे सेल्स के, हमारे बॉडी में, और बहुत सारे ड्रग जो होते हैं वो हमारे ब्लड से फिर से वापस हमारे नेफ्रॉन में आते हैं, नेफ्रॉन के वेरियस पार्ट पे आते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स पे आते हैं, जिसमें बेसिकली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है। यानी सिक्रीशन का मतलब कि ब्लड से वेस्ट मटेरियल का कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में आना ही हम सिक्रीशन बोलते हैं। जैसा कि आप थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो ट्यूब्यूल से ब्लड में जाता है, लेकिन सिक्रीशन में क्या होता है, ब्लड से ट्यूब्यूल्स में आता है, जो कि फिल्ट्रेशन में यही काम होता है, ब्लड से ट्यूब्यूल्स में आता है। लेकिन फिल्ट्रेशन के दौरान जो भी मटेरियल फिल्टर नहीं हो पाते हैं वो सिक्रीशन के दौरान जो है हमारे नेफ्रॉन में आ जाते हैं और वो एक्सक्रीट आउट होके बाहर हो जाते हैं। तो सिक्रीशन का नॉर्मल जो प्रोसेस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का होता है, जिसके कारण जो है हमारे बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस बना रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, डायूरेटिक्स होते हैं जो हम ले लेते हैं, और बहुत सारे बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे सेल्स के, जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो कि फिल्टर्ड नहीं हो पाते हैं बोवेन कैप्सूल से, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से वापस फिर से सिक्रीट होके नेफ्रॉन में आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटिनिन है, एंटीबायोटिक है, डायूरेटिक है, यूरिक एसिड है, और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन और यूरिया है, जो सिक्रीट होता है हमारे ब्लड से और फिर से हमारे नेफ्रॉन में आ जाते हैं और वो एक्सक्रीट आउट होके हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। मेक्टुरेशन प्रोसेस, मेक्टुरेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज मेक्टुरेशन। यानी मेक्टुरेशन का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं यूरिनेशन भी होता है, यूरिनेशन को ही मेक्टुरेशन बोलते हैं। जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में 300 से 400 ml यूरिन जो होता है कलेक्ट हो जाता है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इनिशिएट करता है स्पाइनल रिफ्लक्स को और काज करता है मेक्टुरेशन को। जैसे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में जो एक तरह का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है जो कंट्रोल करता है, वो रिफ्लेक्स करता है और हमारे ब्रेन को पता चलता है और ब्रेन से एक इन्फॉर्मेशन आती है और मेक्टुरेशन कॉज होता है। अगर हम बात करें इन्फांट की, तो इन्फांट की ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होती है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोनोमिक अफरेंट के थ्रू ऑटोनोमिक अफरेंट फाइबर जो होता है इम्पल्स को भेजता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जो कि डेट्रेसर मसल का बना होता है। तो यहीं पे एक सेंसरी नर्व्स होता है जिसको हम अफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं, और ये जो होता है जैसे ही यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये सेंसरी नर्व्स हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुँचता है कि हाँ यूरिनेशन मतलब पता चल जाता है कि हाँ पता चल जाता है कि यूरिन जो होती है हमारे ब्लड में बढ़ गई है, और यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आता है जो कि काम करता है डेट्रेसर मसल पे और इंटरनल इंस्पेक्टर पे बच्चों में, और यूरिन जो होती है पास हो जाती है।
ठीक है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन एडल्ट में जो एडल्ट नर्वस सिस्टम जो होता है वो फुली डेवलप्ड होता है। इसमें भी जैसे यूरिन यहाँ पे भरता है, जैसे फुल होता है, उसके बाद जो है एक सेंसरी नर्व जो होता है जिसको हम अफरेंट नर्व भी बोलते हैं, हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन से एक इन्फॉर्मेशन आता है जो कि काम करता है इंटरनल इंस्पेक्टर पे। लेकिन इसके अलावा एक नर्व्स यहाँ पे और लगा रहता है जो कि ऑटोनॉमिक के अलावा जो है हमारे कंट्रोल में होता है। ये हमारे कंट्रोल में होता है जिसके कारण हमें यूरिन का जो फ्लो होता है उसको थोड़ी देर तक रोक सकते हैं। वो इस नर्व्स के कारण होता है जो कि एक्सटर्नल इंस्पेक्टर पे काम करता है। यानी हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, उसमें दो तरह के इंस्पेक्टर पाए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल का रोल जो होता है अलग होता है और एक्सटर्नल का रोल अलग होता है। बेसिकली हम दोनों का कंबाइन रोल देखें तो हमारे यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर में बनाए रखता है, यही इंस्पेक्टर का काम होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है वो बच्चों में उतना इफेक्टिव नहीं होता है या उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण बच्चे जो होते हैं यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन डेवलप्ड ह्यूमन में ये अच्छे से काम कर पाता है, जिसके कारण जो होता है हम यूरिन को थोड़ी देर तक रोक सकते हैं। वो होता है एक्सटर्नल इंस्पेक्टर के कारण, उसको समझे। और इस पार्ट के वेरियस डिजीज होते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बाकी का आप लोग जो है रिमेन सिलेबस पढ़ते रहें। थैंक यू।